दोस्तों मेंस आंसर बिल्डिंग की इस सीरीज़ में हम काफ़ी आगे आ गए हैं। 2024 के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम अब तक काफ़ी क्वेश्चंस एंड अप्रोच एंड कुछ गाइडेंस डिस्कस कर चुके हैं। वेबसाइट पर जाकर आप ये कोर्सेज चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे 15, 16, 17 2023 मेंस में जो पूछे, तो आपको अब तक काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी जिन पर हमने बात की है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं इन पर हमने बात की है काफ़ी। देन प्राइमरी सेकेंडरी थीम क्या है, क्वेश्चन कीवर्ड एंड कीवर्ड हेल्पर, इसकी हमने बात की एंड देन कीवर्ड्स की बात की। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा आई होप कि आपको भी कंफर्ट लेवल आया होगा आंसर राइटिंग में, एटलीस्ट सोचने में ट्राई करो लिखने का। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, दो चीज़ें तो यहाँ पूछ ली पार्ट 1 में। दूसरा क्या है, असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब अगर आप एक चीज़ देखो, ज़्यादातर क्या होता है कि दो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। पहला पार्ट जो है उसी से दूसरा पार्ट रिलेटेड है, इसी वे में आता है, ठीक है। या जैसे इसमें अगर आप दो पार्ट देखो दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 14 जिसका पहले और दूसरे क्वेश्चन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 भी है, ठीक है। अब इसमें आप देखो कीवर्ड्स, देखो जो हमने कीवर्ड की बात की थी ना, इनमें ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। एक कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई दिख रहा है, एक डिस्कस दिख रहा है। अब आइडेंटिफाई आपका बेसिकली डिफाइन से रिलेटेड है या फिर इन्यूमरेट, लिस्ट डाउन से। अगर मैं कहूँ इन्यूमरेट या लिस्ट डाउन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, में एक एक करके फैक्टर्स लिख दूंगा, वही आइडेंटिफाई होता है कि आइडेंटिफाई कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या क्या फैक्टर्स हैं। इसका मतलब दो क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए अगर हम ऐसे करें, पहले हम फैक्टर्स लिखें, बाद में हम फैक्टर की हेडिंग लिखें, या ऊपर की फैक्टर नंबर 1 का ये इम्पैक्ट है, फैक्टर नंबर 2 का ये इम्पैक्ट है, तो उसमें थोड़े से इश्यूज़ होंगे। तो जब ऐसी चीज़ें पूछ लें जहां आपके लिए परफेक्ट सेग्रीगेशंस करने पॉसिबल ना हो, अनलाइक एबव क्वेश्चंस जैसे हमने ऊपर देखा था, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन था गांधी वाला क्वेश्चन कि हम एजुकेशन को एक अलग हेडिंग में डाल सकते हैं एंड नेशनलिज्म को अलग हेडिंग में डाल सकते हैं। या फिर हमने इसकी बात की कि वर्ल्ड में क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, इसको हम अलग हेडिंग में डाल सकते हैं एंड ये वाला अलग हेडिंग में डाल सकते हैं। अगर ऐसा स्कोप आपको क्लियरली दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर आपको हेडिंग सेम करनी चाहिए। सिमिलरली ये इशू सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, जब हम GS4 में क्वेश्चंस देखते हैं। वहाँ केस स्टडीज़ में क्या होता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू, आपके पास आएगा ए पार्ट, फिर आएगा इन ऑप्शंस की मेरिट डीमेरिट बता दो। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, आंसर ए एंड बी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने GS4 में आपको ऐसे आंसर, ये GS4 केस स्टडीज़ की फाइल है, यहाँ देखते हैं। लाइक ये वाला क्वेश्चन ए एंड बी, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि अंडर द गिवन कंडीशन व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज मेंबर ऑफ इंस्पेक्टिंग टीम, और यहाँ तक क्रिटिकली इवेल्युएट ईच ऑफ दीज ऑप्शंस। तो मैं क्या करता, पहले आंसर में अगर मैं ए और बी को अलग लिखूंगा तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर 1 ये अवेलेबल है, फिर ये अवेलेबल है, राइट। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 ऐसे अवेलेबल है, 4 ऐसे अवेलेबल है, 5 ऐसे अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता, पहले मैं ये पाँचों ऑप्शन लिखता, आंसर ए करता 1, 2, 3, 4, 5, वापस से मुझे ये हेडिंग लिखनी पड़ती, प्रिंट करना है तो बढ़िया है। अदरवाइज एग्जाम मोड में आपको बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, क्लियरली मेंशन कर दो ना, आंसर ए एंड बी, ऑप्शंस अवेलेबल टू मी एंड देयर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ए और बी मैंने एक साथ मर्ज कर दिया। सेम वे में ऐसा कोई और ये क्वेश्चन होगा, यहाँ भी हमने कहा ऑप्शन अवेलेबल टू राकेश इन द गिवन सिचुएशन अलॉन्ग विद क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो जो पूछा था वो हमने दोनों क्वेश्चन को एक ही में आंसर कर दिया। तो आपको बेसिकली क्या टेक्निक सीखनी है, कब क्वेश्चंस को आपको मैक्सिमम पार्ट्स में स्प्लिट करना है और कब दो पार्ट को एक साथ अरेंज कर देना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली GS4 में, या फिर जहाँ ऐसे दो कीवर्ड्स दिख जाए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब जैसे मान लो मैंने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, जोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्लाइमेटिक हो सकते हैं, सॉइल के ऑल्टीट्यूड, मॉनसून, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब उनका इन्होंने क्या पूछा था, डिस्कस कर दो, एक्सप्लेन कर दो। तो आपने बता दिया कि जोग्राफिकल वेरिएशन क्या है, बहुत बड़ा साइज़ है, ऊपर से लेके नीचे तक क्लाइमेट जोन बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। देन क्लाइमेट जोन अलग चीज़ है, क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से डिफरेंस आते हैं। देन सॉइल कंपोजिशन डिफरेंट है। देन ऑल्टीट्यूड ग्रेडियंट बहुत सारे अलग दिखते हैं, जैसे ईस्ट वर्सेस वेस्ट हिमालयाज़ में हम डिफरेंसेस देखते हैं। मॉनसून का इन्फ्लुएंस है, बायोडाइवर्सिटी का क्या इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज़ पे। अब जो दूसरा क्वेश्चन था, एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ,
तो इसमें अगेन अभी हमने कुछ लेक्चर्स पहले जब हमने बात की थी कि मल्टीपल अप्रोचेस क्या हो सकती है आंसर राइटिंग की, तो उसमें आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम नहीं लिखने हैं एज अ हेडिंग, ये आपके एग्जाम्पल्स में जाएंगे, ठीक है। जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस, ये आपकी हेडिंग आई। आपने कुछ पहले तो ये डिफाइन करोगे रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया है कौन सा, उससे क्या होगा आपके एग्जाम्पल्स ही यहीं के आएंगे अगर आप देते हो। जो हमने ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक में बात की थी ना, कीवर्ड एंड कीवर्ड हेल्पर, तो यहाँ अगर आप देखोगे, अगर मैं क्वेश्चन ये कह दूँ एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तो हो गया। इन रेन फॉरेस्ट रीजन, ये आपका कीवर्ड है। सिग्निफिकेंस बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, ये आपकी चलो इसको हम प्राइमरी थीम मान लेते हैं या मेन थीम मान लेते हैं। वेयर इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ऑफ वर्ल्ड, ऑफ व्हाट, तो ये आपके एग्जांपल्स देगा बेसिकली। तो जब आपको ऐसा लगे ना कीवर्ड हेल्पर है, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस डेसिफर करोगे तो उसका आप एग्जाम्पल ज़रूर देना। कीवर्ड हेल्पर इस तरह से भी दिख सकता है, और हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली ऐसे लिखा हो, आपको अलग फॉर्म में भी हो सकता है ढूंढना पड़े। तो यहाँ कीवर्ड हेल्पर है रेन फॉरेस्ट रीजन, कीवर्ड क्या है एसएस, तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन की डायरेक्शन बताएंगे, राइट। तो आप बता दो ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में यूज़ होती है, हैबिटेट प्रिजर्व करने में यूज़ होती है, इकोलॉजिकल बैलेंसेस लाती हैं, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। इसके बाद इवेल्युएट कंक्लूड करके करो ख़त्म। ये जो क्वेश्चन है अगर मैं देखूँ प्रीवियसली कहाँ पूछा हुआ है, वेजिटेशन से रिलेटेड डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑल्दो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम ये पढ़ते हैं डेफिनेटली, मैं नहीं मानूंगा डिफिकल्ट टॉपिक है। नेचुरल वेजिटेशन से अगेन ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में 2019 में पूछा, तो इस वजह से पिछले 5 सालों के पेपर्स देख लो। अगला क्वेश्चन जो है हम ये वाला देखने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में एक साथ क्यों नहीं चल पाए, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर भी आगे निकल गया बट ह्यूमन डेवलपमेंट, सपोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले यहाँ था ए पर तो अब बी पहुँच गया, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे जा रहा है, ये गैप बढ़ रहा है। तो वो गैप क्यों बढ़ा वो आपको बताना है। ये GS1 में पूछा एंड GS2 पे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस 2023 में ही पूछा है। इससे पहले 2001 और 2004 में पूछा था, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड UNDP रिपोर्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। 2023 में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस के क्रिटिकल या क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको इनएडिक्वेट अटेंशन मिल रही है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए मेजर्स बताओ। तो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं कि हम नेट फूड इंपोर्टर थे उस टाइम पे, अब नेट फूड एक्सपोर्टर हो गए, तो रीजंस बताने बेसिकली आपके यहाँ की प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ गई। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखो, एग्री ट्रेड, कंस्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग ये दूर हुई, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दूर हुई, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लेके पहले क्वेश्चन पूछे। बेसिकली ये क्वेश्चन तो जो है आपका फूड सिक्योरिटी को लेकर है, एंड नॉट फूड सिक्योरिटी एग्जैक्टली, फूड प्रोडक्शन उसको लेकर है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों पीछे रह गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो आप ये कर्व बना सकते हो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा ये तो हो गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में विफल हो गया। तो आप बताओ, ऐसे बता दो, या फिर अगर हम फिगर बनाते तो हम कैसे बनाएंगे, मैं ऐसे ही बनाऊंगा 0 to 100 ऐसे लिखता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सपोज़ हमारा ये A से B पे पहुँचा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में उठा लेता हूँ ब्लू कलर उठा लेता हूँ, कुछ ऐसे चला है, ठीक है। तो ये आपका H1 to H2 आप ऐसे कह दो, तो ये गैप है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को E1 to E2 कह दो, तो E2 माइनस H2 इसका गैप बढ़ा है, E1 माइनस H1 ऐसे अगर आपको लिखना तो लिख दो, या बता दो कि ये गैप इंक्रीजिंग है। यही बेसिकली क्वेश्चन है। तो इंट्रो में आप ये चीज़ जस्टिफाई कर दो, मैं इसको ग्राफ के थ्रू जस्टिफाई कर दूंगा, राइट। अब रीजंस बताने हैं क्या है, ये तो आपके पास क्लियर रीजंस हैं। ऐसे क्या रीजंस हैं कि इकोनॉमी फिर भी ग्रो कर रही है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रो नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात, इकोनॉमी सबके पास है क्या? इनकम इनइक्वालिटी, टॉप 1% के पास 90% वेल्थ है। लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज सबके पास नहीं है, जिसके पास सर्विसेज बेटर है, बेसिक सर्विसेज बेटर हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी बेटर है। इसमें फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ दिखती हैं कि कुछ स्टेट्स तो बहुत आगे बढ़ गए, कुछ स्टेट्स पीछे रह गए ह्यूमन डेवलपमेंट में। फिर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, जेंडर इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, ये सारे फैक्टर्स आप 1 by 1 लिख दो, पॉज करके पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स आप देना चाहो दे देना। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर टाइम हो कि इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि ये था, ऐसा हो गया,
आपने वो इंट्रो में जस्टिफाई कर दी, लेकिन एक अच्छी चीज़ होगी अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप वे फॉरवर्ड लिख दो, बहुत शॉर्ट में लिखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो ये भी मत लिखो आगे, बस ये हेडिंग लिख दो, इंक्लूसिव ग्रोथ करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, बस आप ऐसे करके लिख दो, चलेगा कि यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन, जेंडर इक्वलिटी लाओ, सोशल वेलफेयर लाओ, 4-5 पॉइंट जितने भी लिखने लिख दो, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वाई डिड आपको आंसर देना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, उस टाइम पे हम चीज़ों को इसी वे में आंसर करेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन में इस लाइन को हम थोड़ा सा जस्टिफाई करने का ट्राई करेंगे, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, उनके लिए वे फॉरवर्ड देंगे। जैसे इसने कहा चाइल्ड कडलिंग हो रही है, रिप्लेस हो रही है, तो हम बता रहे हैं कि हाँ इस तरह से रिप्लेस हो रही है, एंड इसके इम्पैक्ट डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहा है, तो हम एक वे फॉरवर्ड छोटा सा ज़रूर देना चाहेंगे। तो ये ध्यान रखना किन क्वेश्चंस में आपको वे फॉरवर्ड देना ही चाहिए। जब क्वेश्चन नेगेटिव टोन का है वहाँ पर वे फॉरवर्ड दे दो, तो आपने नेगेटिव को पॉजिटिव टोन में डाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, बेसिकली इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ गई है विद टाइम, क्यों बढ़ गई है वो बताने, प्रोवाइड रीजंस। ये भी अगेन एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पहली चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अगर आपका डेटा है तो दे दो, इतने मीट्रिक क्विंटल टन जो भी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जर्नलिस्टिक डेटा ऐसे ही दिया जाता है। इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ऐसे हुआ है, इट इज़ ड्रिवन बाई वेरियस फैक्टर्स एंड पॉलिसीज़, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आप क्या इसको अंडरलाइन कर देना एंड में, तो आपका इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट नहीं है, डेटा ना होते हुए पूरा है। अब क्या रीजंस हैं, इंडिया में फसल प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्यों, कि हम नेट फूड एक्सपोर्टर्स, पहले इंपोर्टर थे अब एक्सपोर्टर बन गए, ऐसा क्या हो गया। सबसे पहली चीज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वो टाइम था जब 1965 का वॉर हुआ था, और शास्त्री जी ने कह दिया था कि जब तक मेरे देश में खाना नहीं होगा तब तक मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आई, जैसे ट्रैक्टर वगैरह आ गए, ये सारा आप एग्जांपल दो। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ में चेंजेस किए, जैसे एमएसपी वगैरह, ये सब चीज़ GS1 में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कहीं लिखो कि एमएसपी और फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दी। ये एमएसपी और सब्सिडी तो GS3 के पॉइंट है ना, बट यहाँ आएंगे ज़रूर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, आईकार आया, राइट। हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटी, कुछ अगर एग्जांपल याद है, वेरी गुड, नहीं याद है तो ये तो याद है ना, HYV सीड्स आए। लैंड रिफॉर्म्स हुए, अभी कुछ दिन पहले गाइडेंस में हमने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बात की थी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन भी हुआ, और हमने भी 91 के रिफॉर्म्स के बाद उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करो। अब इसमें एक पॉइंट है, लार्ज और यंग वर्कफोर्स आ रही है, और सिर्फ आ ही नहीं रही है, एक अच्छी कैपेबल वर्कफोर्स आ रही है जो बिजनेस की तरह लेते हैं, एग्री को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरह, स्टार्टअप की तरह ले रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। देन क्लाइमेट एंड जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, ये तो खैर है ही, हमेशा से रही थी, बट हमने उसको यूटिलाइज़ किया मल्टीपल क्रॉप सीजन्स में। इंडियन एग्रीकल्चर की डिमांड भी हमने बढ़ाई, एग्री मार्केटिंग हमने की। एग्री मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों मैंने ये कहा था आपको, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में मार्केटिंग से रिलेटेड कहा, ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग नहीं होगी तो आप कैसे फूड एक्सपोर्टर बन जाओगे, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबस की हेडिंग में ही देखो, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइट। तो इस वे में आप आंसर लिखोगे। अब इसमें कुछ वे फॉरवर्ड वगैरह लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, और जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं GS1 के, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो कोर्स है मेंस आंसर बिल्डिंग सिनॉप्सिस की वेबसाइट में जाकर, यहाँ पर जाके आप एक्सेस कर सकते हो सारे स्पेशल कोर्सेज। मेंस आंसर बिल्डिंग की डिटेल्स आपको इस पेज पर मिल जाएंगी।